हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चाहे आप सभी यूकेपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूकेएसएससी के पटवारी, लेखपाल, वीडीओ, वीपीडीओ या ग्रुप सी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो हिस्ट्री में एक पार्ट है सिंधु सभ्यता। तो आज इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट और एक कह सकते हैं 1 सेंटेंस नोट्स के थ्रू हम यहाँ पर सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करेंगे और आगे ही ऐसे जो भी टॉपिक रिलेटेड हैं सिलेबस में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि C14 क्या है। ये कार्बन डेटिंग है जिसके द्वारा पुराने समय की चीज़ों की तिथि आप लगा सकते हैं, एक तिथि या आयु निकालने का कार्य जो किया जाता था वो C14 से किया जाता था। तो रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ये आप नोट करेंगे, ठीक है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। किसके आधार पर? C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। दूसरा पॉइंट है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध मानी गई है क्योंकि इसका अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है। एक तो हमें ये पता चला कि जो इसकी लिपि यानी कि लिखने का जो तरीका है, जो भी हमारे पास इसके साक्ष्य प्राप्त हुए वो चित्रमय है और उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसने क्या कहा है? हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे माना हम अपने धर्म का या अपने बिजनेस का प्रचार करने के कहीं और जाते हैं और उसको बोला जाता है उपनिवेश करना, ठीक है। उसका प्रचार प्रसार कहना, उसको उपनिवेश कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता हम सब पढ़ रहे हैं, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले जो पुरातत्वविद थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? राय बहादुर साहनी था राखला दास बनर्जी। लास्ट में आपको ईयर वाइज पूरे बताया जाएगा कि कहाँ पर किसने, किस नदी के तट पर और किसने की है, ठीक है। अभी आप याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी, जिनका नाम पूरा है राय बहादुर दयाराम साहनी, और राखला दास बनर्जी ने। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। किस युग में रखा गया है? इसको कांस्य युग कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियों के अस्तित्व पाए गए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या है भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट तथा अल्पाइन लोगों का भी निवास था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति का निवास नहीं माना जाता है, तो वो आंसर क्या होगा आपका? निग्रो प्रजाति। हमको यहाँ से छांटना है कि प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। अगला है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम स्थल सुत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान, जो पूर्वी स्थल आलमगीर, ये सारी चीज़ें जो उत्तरी स्थल मांदा, दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ये सब इस जगह पर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो पश्चिमी स्थल वो इन जगहों पे पाया जाता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। सैंधो सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है और ये क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, चनहुदड़ो एवं कालीमंगन। ये यहाँ पर सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। ये इसका लिपि, आप सब लिपि किसे कहते हैं? लिपि होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। और यह लिपि कैसे लिखी जाती है? यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर, यानी कि अगर हम माने ऐसे, फिर यहीं से ऐसे स्टार्ट होगा, है ना। हम यहाँ से लिखते हैं फिर हम यहाँ से लिखते हैं, ऐसा नहीं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहीं से ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये दाईं से बाईं और बाईं से फिर दाईं, इस प्रकार से लिखी जाती है। इस प्रकार से इसका लिखना ऐसे आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को अपनाया? ग्रिड पद्धति को अपनाया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन एक जगह है जहां सामने की ओर खुलते थे, लोथल नगर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सारे जो थे वहाँ बाकी अन्य जगहों की वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, गेहूं और जौ थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या हैं? गेहूं और जौ। और यहाँ की माप की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी। आप सभी जानते हैं पहले के समय 16 गुण, 16 आना, है ना, 16 संस्कार, सभी को 16 माना जाता था। तो माप की इकाई भी संभवतः यहाँ पर 16 के अनुपात में मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित एक स्नानकुंड है और इसकी जो लंबाई है वह 11.88 मीटर, ठीक है, और
7 पॉइंट इतना चौड़ा है, ठीक है, और ये गहरा कितना है, 2.43 मीटर गहरा है। बात करते हैं कुछ काल निर्धारण, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से दिया है, जबकि हमने C14 के अंतर्गत उसका जो काल देखा था वो था 2350 से 1750, लेकिन यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो कांस्य मूर्ति मिली, क्योंकि इसको हमने अभी पहले पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युग के अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, वहाँ का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है ना। त्रिभुजाकार मतलब समझ तो ऐसे, किसी भी ऐसे भी हो सकता है, त्रिभुजाकार इसका विस्तार है और इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो इसकी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है ना, जो नगर निर्माण किया गया है, जो वहाँ पे बसाया गया है, वो आयताकार है, वो इस प्रकार से बसाया गया है। अगर इसका सभ्यता का विस्तार पूछा जाए तो त्रिभुजाकार, लेकिन नगर नियोजन वहाँ पर किस प्रकार का है, आयताकार आकृति का है। हड़प्पा की जो मोहर है वहाँ पर सबसे अधिक एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की जो मोहरें हैं वहाँ पर किसका अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल एवं कालीबंगन में मिले हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। लोथल एवं कालीबंगन में क्या मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। लोथल और जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, इसके भी साक्ष्य जो हमें मिले कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो मिलता है उसके साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल और चनहुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर चावल की खेती या धान की खेती का प्रमाण में रंगपुर और लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले। अगर प्रश्न आता है कि घोड़े के साक्ष्य या अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया वाहन 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी से करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द जो है, ठीक है, जो मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। मेसोपोटामिया में जो वर्णित मेलुहा है, तो प्रश्न आ सकता है कि मेलुहा क्या है, ये एक सिंधु सभ्यता का ही अर्थ लिए हुए एक शब्द है। हड़प्पा काल में लाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड तथा मौर्य युग में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड मिलते हैं। तो हड़प्पा काल में लाल मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड और मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है, किसने कहा है, पिग्गट ने कहा है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि हमें ये भी पता चलता है कि वो धरती की पूजा करते थे। उर्वरता मतलब वो उनको अनाज दे रही है ना, तो वो उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा यहाँ मिलती है, शिव पूजा का प्रचलन यहाँ पर सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। और माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह, जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है, इसका भी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह भी किसकी देन मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी, मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। और इसमें पशुओं में जो है कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सैंधव समाज था सत्तात्मक, मतलब जैसे हमारा समाज कहीं ना कहीं पितृ सत्तात्मक है, हमारे घर का जो मुखिया होता है पुरुष होता है, लेकिन सैंधव समाज में कैसी सत्ता थी, मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन राज्य था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी होता था। धोलावीरा 3 खंडों विभाजित है। यहाँ से स्टेडियम एवं जलाशय के अवशेष मिलते हैं। अब यहाँ सैंधव सभ्यता में, ठीक है, ये वैश्यावृत्ति तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पर्दा प्रथा पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा थी या नहीं थी, तो हाँ, पर्दा प्रथा भी यहाँ पर थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। अगर हम विशेषकर पूछा जाए तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था, उनको
वहाँ जलाने की प्रथा थी। ठीक है, वहाँ हड़प्पा में शवों को दफनाया जा रहा है और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली। युग्म मतलब जोड़े, मतलब आपको वहाँ पर जलाने वाले भी और दफनाने वाली दोनों विधियाँ वहाँ पर विद्यमान है। कहाँ? लोथल और कालीबंगा में। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा क्या है? आग में पकी हुई मिट्टी, और उसका संबंध किससे है? सिंधु सभ्यता से है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो अब कहाँ है? गुजरात, आज़ादी के बाद मिलते हैं। लोथल इंपॉर्टेंट है, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या है? लोथल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला, सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह है ना, जैसे हमारे मूल स्वर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो मूल चिन्ह है वो 64 हैं तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं सिंधु सभ्यता की लिपि में। लिपि में आपको बता चुकी हूँ, भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस्ट्रोफेंडम या वेस्ट्रोफोर्डन लिपि कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, वेस्ट्रोफोर्डन शैली या लिपि कहते हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह जो है मछली का है। मछली, ऐसे चिन्ह वहाँ पर आपको मिल सकते हैं कि मछली के, ठीक है, मछली टाइप का चिन्ह यहाँ पर, जैसे मछली कैसे बनती है ना, इस प्रकार से मछली से चिन्ह यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिपि में दिखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है बाढ़ माना जाता है, लेकिन और अलग अलग मत के प्रतिपादक भी हैं। कोई नदी की शुष्कता को मानता है, ठीक है, सब यहाँ पे दिए गए, कि प्राकृतिक आपदा को मानता है, कोई पारिस्थितिक असंतुलन, कोई आर्यों का आक्रमण, कोई बाह्य आक्रमण, और भीषण बाढ़ जो मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अधिकतर माना गया है। मार्शल मैके व SR राव जो किसको मानते हैं? भीषण बाढ़ इसको मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही सब लिखा है कि कौन किसका, लेकिन स्पष्ट है कि किसी भी सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता है, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, इतना आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो है ये 1921 और 1922 ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ये रावी के बाएं तट पर, और अभी स्थिति इसकी कहाँ है? पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला। दूसरा है 1922 राखला दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है, और सिंधु के बाएं तट पर, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। बाकी ये चनहुदड़ो, कालीबंगन सबका इसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंट आपके दयाराम साहनी 1921 और 1922 वाले ही हैं। तो यहाँ पर हमने सिंधु सभ्यता से संबंधित उनकी सामाजिक स्थिति भी देखी। वहाँ पर मात्र सत्तात्मक था, किस देवी देवता की पूजा की जाती थी, लिपि उनकी किस प्रकार थी, ठीक है, और उनकी जो नगर शैली थी वो किस प्रकार थी? नगर शैली आयताकार थी, और उनका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, वहाँ पर किस किस प्रकार की खेती होती थी, कैसी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, किसके दरवाजे कहाँ को खुलते थे और किसके दरवाजे भीतर की तरफ खुलते थे, कहाँ पर किस शवों को जलाने की पद्धति थी, कहाँ पर उनको दफनाने की पद्धति थी, विधियाँ थी, ये सब हमने इसमें पढ़ी। आगे भी इसमें वैदिक कालीन सभ्यता को लेकर हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।